बच्चों, आज जो चैप्टर शुरू होने वाला है ना, ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये पूरा साइंस का WWE है। एक तरफ होंगे धातु मेटल्स जो बोलेंगे हम ताकतवर हैं, चमकदार हैं, बिजली भी दौड़ाते हैं, और दूसरी तरफ होंगे अधातु नॉन मेटल्स जो बोलेंगे हम भी कम नहीं, रिएक्शन कराकर पूरी दुनिया हिला देते हैं। अब ज़रा स्क्रीन को ध्यान से देखो बच्चों, बीच में परमाणु बना हुआ है, एक तरफ धातु संरचना, दूसरी तरफ अधातु संरचना। मतलब आज हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, कौन बिजली का चालक है, कौन कुचालक है, कौन ठोस है, कौन गैस या द्रव हो सकता है, कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन एग्जाम में नंबर दिलाएगा। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। SSC वाला भी पढ़ता है, NDA वाला भी, और 10वीं वाला बच्चा अगर ये चैप्टर समझ गया तो केमिस्ट्री उससे डरने लगेगी। अब जल्दी से बैठ जाओ, कॉपी खोल लो, क्योंकि आज धातुओं और अधातुओं की पूरी दुनिया खोलने वाले हैं। अब स्क्रीन को ध्यान से देखो बच्चों, धातु संरचना मतलब वो तत्व जो सामान्यतः कठोर, चमकदार और चालक होते हैं। दृढ़ चालक मतलब बिजली को तेजी से पास होने देते हैं। विद्युत चालक धातुएं बिजली की अच्छी चालक होती हैं। ठोस अवस्था, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब दूसरी तरफ देखो, अधातु संरचना, ये धातुओं से बिल्कुल अलग व्यवहार करती हैं। प्रतिक्रियाशील कण, अधातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में तेजी से भाग लेती हैं। विद्युत कुचालक मतलब बिजली को आसानी से पास नहीं होने देती। गैसीय / तरल अवस्था, कई अधातुएं गैस या द्रव रूप में भी मिलती हैं। और बच्चों याद रखना, धातुएं चमकदार, चालक, तन्य और आघात वर्ध्य होती हैं। अधातुएं भंगुर, कुचलक और सामान्यतः बिना चमक वाली होती हैं। लेकिन केमिस्ट्री इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि आगे कुछ ऐसे अपवाद आएंगे जो सारे नियमों की वाट लगा देंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में मजा आने वाला है, क्योंकि अब शुरू होगा धातुओं और अधातुओं का असली कंपैरिजन। फोटो दो, भौतिक गुणधर्म, एक तुलनात्मक दृष्टि। अब बच्चों आ गया असली मुकाबला, एक तरफ धातुएं, दूसरी तरफ अधातुएं, और अब होगा कंपैरिजन। एक, आघात वर्ध्यता, मैलेबिलिटी। अब बच्चों नाम सुनकर डरना मत। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है? पीटने पर पतली चादरों में बदल जाना। मतलब अगर किसी धातु को हथौड़े से पीटो तो वो टूटेगी नहीं, फैल जाएगी। जैसे सोना, उसकी इतनी पतली पत्ती बनाई जाती है कि मिठाई पर चढ़ा देते हैं। अब अधातुओं को पीटो तो क्या होगा? धड़ाम, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। दो, तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता मतलब खींचकर तार बनाना। अब बच्चों तांबे के तार देखें घर में, बिजली के वायर, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि धातुएं तन्य होती हैं। अधातु को खींचोगे तो तार नहीं बनेगा, सीधा टूट जाएगा। तीन, चालकता, कंडक्टिविटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, इसीलिए बिजली के तार कॉपर और एल्यूमिनियम के बनते हैं। अब सोचो अगर लकड़ी से वायर बना देते तो मोबाइल चार्ज करने जाओ और बिजली बोले भाई मैं नहीं जा रही। अधातुएं सामान्यतः कुचलक होती हैं। चार, ध्वनिकता, सोनोरस। अब बच्चों धातुओं को मारो तो आवाज़ आती है, टन टन टन, इसीलिए मंदिर की घंटियां धातुओं से बनती हैं। अधातुओं को मारो तो ऐसी आवाज़ नहीं आती। एग्जाम पॉइंट, जल्दी बताओ बच्चों, कौन आघात वर्ध्य है, धातु कौन तन्य है, धातु कौन विद्युत चालक है, धातु कौन ध्वनिक है, धातु। और याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री में कंपैरिजन याद हो गया तो आधा चैप्टर अपने आप याद हो जाता है। फोटो 3, आकार बदलने की क्षमता। अब बच्चों स्क्रीन को ध्यान से देखो, एक तरफ हथौड़ा चल रहा है, दूसरी तरफ तार खींचा जा रहा है। मतलब आज समझेंगे धातुएं अपना आकार कैसे बदलती हैं। आघात वर्ध्यता, मैलेबिलिटी, पीटने पर पतली चादरों में परिवर्तित होना। मतलब धातु को मारो तो टूटेगी नहीं, फैल जाएगी, इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल बनती है। अब बच्चों अगर कांच को हथौड़े से मारो तो क्या होगा? साइंस नहीं, क्राइम सीन बन जाएगा। तन्यता, डक्टिलिटी, खींचकर अत्यंत पतले तार बनाना। कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सब इसी प्रॉपर्टी की वजह से। गोल्ड और सिल्वर, अब ध्यान देना बच्चों, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य तथा तन्य धातुएं हैं। मतलब इन्हें बहुत पतला फैलाया और खींचा जा सकता है। एग्जाम पॉइंट, सबसे अधिक तन्य धातु गोल्ड, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु गोल्ड। और बच्चों याद रखना, धातुएं मार खाने के बाद भी टूटती नहीं बल्कि शेप बदल लेती हैं। फोटो 4, चालकता का परीक्षण। अब बच्चों से आज केमिस्ट्री की लैब खुलने वाली है। अब तक हम बोल रहे थे धातुएं बिजली की चालक होती हैं, लेकिन साइंस में सिर्फ बातें नहीं होती बच्चों, यहाँ प्रूफ देना पड़ता है। विद्युत चालकता। अब स्क्रीन को ध्यान से देखो, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, एक बल्ब है, एक स्विच है और बीच में धातु का टुकड़ा रखा गया है।
अब समझो पूरा खेल। जब क्लिप ए और बी के बीच धातु रखी जाती है तो क्या होता है? परिपथ पूरा हो जाता है, और जैसे ही सर्किट पूरा हुआ बल्ब चल गया। मतलब क्या साबित हुआ बच्चों? धातुएं बिजली की अच्छी चालक होती हैं। अब सोचो बच्चों, अगर कॉपर कंडक्टर ना होता तो मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या करते? फ़ोन के पीछे अगर बत्ती लगाकर प्रार्थना करते? ऊष्मा चालकता। अब दूसरी तरफ देखो, एक स्टैंड है, उसमें धातु का तार लगा है, नीचे बर्नर जल रहा है। अब तार के दूसरे सिरे पर क्या लगा है? मोम और पिन। अब जैसे ही तार गर्म होगा ऊष्मा आगे जाएगी, मोम पिघलेगी और पिन नीचे गिर जाएगी। मतलब क्या साबित हुआ? धातुएं ऊष्मा की भी अच्छी चालक होती हैं। गलनांक। और बच्चों ध्यान देना, धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब जल्दी नहीं पिघलती। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब सोचो, बर्तन धातुओं के क्यों बनते हैं? क्योंकि वो जल्दी गर्म होते हैं। अगर लकड़ी की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे तो सब्जी बाद में बनेगी, कढ़ाई पहले जल जाएगी। एग्जाम पॉइंट। जल्दी बताओ बच्चों, बल्ब क्यों जलता है? क्योंकि धातु विद्युत चालक होती है। पिन क्यों गिरती है? क्योंकि धातु ऊष्मा की चालक होती है। और याद रखना बच्चों, जहाँ बिजली और गर्मी तेजी से भागती दिखे, समझ जाना वहाँ धातु बैठी है। फोटो 5, प्रयोगशाला के अपवाद। अब बच्चों केमिस्ट्री का सबसे डेंजरस हिस्सा आ गया, क्योंकि अब तक जो रूल्स पढ़े थे ना, अब कुछ तत्व आएंगे जो बोलेंगे हमें नियम मानना पसंद नहीं। पारा, मरकरी। आप ध्यान से सुनो बच्चों, पारा यानी मरकरी धातु होने के बावजूद कमरे के ताप पर द्रव होती है। मतलब बाकी धातुएं सॉलिड, और मरकरी बोले मैं अलग हूं भाई, सोडियम स्लैश पोटेशियम। अब ये दोनों केमिस्ट्री के हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, इतने मुलायम कि चाकू से काटे जा सकते हैं, और ऑक्सीजन के साथ इतने जल्दी रिएक्शन करते हैं कि आग पकड़ सकते हैं। इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। मतलब बच्चों ये तत्व इतने गुस्सैल हैं कि हवा लगते ही भड़क जाते हैं। कार्बन स्लैश आयोडीन। अब यहां और मजेदार चीज देखो, कार्बन यानी ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद बिजली का चालक है। मतलब नॉन मेटल होकर भी मेटल वाली हरकत। और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। सिल्वर और लीड। अब ध्यान देना, सिल्वर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, जबकि लीड ऊष्मा की कुचालक है। एग्जाम पॉइंट। जल्दी बताओ बच्चों, द्रव धातु कौन है? मरकरी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम चालक अधातु कौन है? ग्राफाइट। चमकदार अधातु आयोडीन। और याद रखना बच्चों, जबकि लीड ऊष्मा की कुचालक है। एग्जाम पॉइंट। जल्दी बताओ बच्चों, द्रव धातु कौन है? मरकरी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम चालक अधातु कौन है? ग्राफाइट। चमकदार अधातु आयोडीन। और याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री में हर रूल के पीछे एक अपवाद छुपा बैठा होता है। फोटो 6, रासायनिक विभाजन ओ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों अब शुरू होगा केमिस्ट्री का असली एक्शन सीन। आज देखेंगे धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं। धातुएं और ऑक्सीजन। अब स्क्रीन के लेफ्ट साइड को देखो, धातु को जलाया जा रहा है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लीड ऊष्मा की कुचालक है। एग्जाम पॉइंट। जल्दी बताओ बच्चों, द्रव धातु कौन है? मरकरी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम चालक अधातु कौन है? ग्राफाइट। चमकदार अधातु आयोडीन। और याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री में हर रूल के पीछे एक अपवाद छुपा बैठा होता है। फोटो 6, रासायनिक विभाजन ओ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों अब शुरू होगा केमिस्ट्री का असली एक्शन सीन। आज देखेंगे धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं। धातुएं और ऑक्सीजन। अब स्क्रीन के लेफ्ट साइड को देखो, धातु को जलाया जा रहा है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल मैग्नीशियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैग्नीशियम का दहन। Mg+O2MgO ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और बच्चों ये बेसिक ऑक्साइड होता है, मतलब लाल लिटमस को नीला कर देगा। अब मैग्नीशियम रिबन जलती कैसे है? इतनी तेज सफ़ेद रोशनी निकलती है कि लगता है केमिस्ट्री ने फ्लैश मार दिया। अधातुएं और ऑक्सीजन। अब राइट साइड देखो, यहाँ सल्फर जल रहा है। S+O2SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। और ये क्या बनाती है? एसिडिक ऑक्साइड्स, मतलब नीले लिटमस को लाल कर देती हैं। याद रखने की ट्रिक,
धातु प्लस ऑक्सीजन बेसिक ऑक्साइड, अधातु प्लस ऑक्सीजन एसिडिक ऑक्साइड। फनी ट्रिक, मेटल बोले मैं बेसिक हूँ, नॉन मेटल बोले मैं एसिडिक हूँ। एग्जाम पॉइंट जल्दी बताओ बच्चों। Mg प्लस O2, MgOS प्लस O2 SO2। और याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन से दोस्ती होते ही केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। फोटो 7 उभय धर्मी ऑनेक्साइड का दोहरा स्वभाव। अब बच्चों, अब केमिस्ट्री का डबल रोल हीरो आ गया, नाम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यानी उभय धर्मी ऑक्साइड। मतलब क्या होता है? जो ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों जैसा व्यवहार करें उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एसिड के साथ रिएक्शन उभयधर्मी ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस जल, बेस के साथ रिएक्शन उभयधर्मी ऑक्साइड प्लस क्षार लवण प्लस जल। मतलब बच्चों, ये दोनों टीम में खेल लेते हैं। एग्जाम्पल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फनी डायलॉग, एसिड बोले मेरी टीम में आओ, बेस बोले नहीं मेरी टीम में आओ, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोले मैं सबका दोस्त हूँ भाई। एग्जाम पॉइंट, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करें। और बच्चों, केमिस्ट्री में न्यूट्रल रहना हो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन जाओ। फोटो 8, जाओ और अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों, अब केमिस्ट्री में असली फाइट शुरू होने वाली है। आज देखेंगे धातुएं पानी और अम्लों के साथ कैसी हरकत करती हैं। जल के साथ अभिक्रिया। अब स्क्रीन को ध्यान से देखो बच्चों, कुछ धातुएं ठंडे पानी से भी जोरदार रिएक्शन कर देती हैं, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम। अब पोटेशियम का हाल सुनो, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि पानी देखते ही उछल पड़ता है। मतलब बच्चों, बाकी लोग पानी पीते हैं और पोटेशियम पानी से लड़ाई कर लेता है। भाप के साथ अभिक्रिया। अब नीचे वाला डायग्राम देखो, आयरन यानी Fe साधारण पानी से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, लेकिन स्टीम यानी भाप के साथ रिएक्शन करता है। समीकरण 3 Fe प्लस 4 H2O Fe 3O4 प्लस 4 H2, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई अभिक्रिया नहीं। अब बच्चों, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन पर पानी का कोई असर नहीं होता। मतलब ये इतने रॉयल मेटल्स हैं कि पानी को भी इग्नोर कर देते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब दाईं तरफ देखो, सक्रिय धातुएं तनु अम्लों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, Fe प्लस H2SO4 FeSO4 प्लस H2, अब हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब मैचस्टिक पास लाते हैं, पप पप, मतलब बच्चों, केमिस्ट्री लैब में छोटे छोटे बम फूटते रहते हैं। अपवाद, अब ध्यान देना, कॉपर और सिल्वर तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। एग्जाम पॉइंट जल्दी बताओ बच्चों, ठंडे पानी से रिएक्शन कौन करता है? पोटेशियम, कैल्शियम। स्टीम से रिएक्शन कौन करता है? आयरन, हाइड्रोजन गैस कौन विस्थापित करता है? सक्रिय धातुएं। और याद रखना बच्चों, मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा ड्रामा करेगा। फोटो 9, सक्रियता श्रेणी। अब बच्चों, आज मेटल्स की दुनिया का पावर रैंकिंग होने वाला है। सक्रियता श्रेणी क्या है? अब स्क्रीन को ध्यान से देखो, ऊपर वाली धातुएं सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं, नीचे वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर कौन कौन है? पोटेशियम के, सोडियम, Na, कैल्शियम, Ca। अब बच्चों, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि हवा और पानी से तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें तेल में रखा जाता है। मतलब बच्चों, ये मेटल्स नहीं, केमिस्ट्री के हाइपरएक्टिव बच्चे हैं। मध्यम क्रियाशील धातुएं। अब बीच वाले बच्चे, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझकर। कम क्रियाशील धातुएं। अब नीचे वाले VIP लोग, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये आसानी से संक्षारित नहीं होती और प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी मिल जाती है। फनी डायलॉग, गोल्ड इतना लेजी है बच्चों कि नेचर में फ्री घूमता मिलता है। रियल लाइफ कनेक्शन। अब समझो, गोल्ड ज्वेलरी जल्दी खराब क्यों नहीं होती? क्योंकि गोल्ड कम रिएक्टिव है। और आयरन में जल्दी जंग क्यों लगती है? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। एग्जाम पॉइंट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील धातुएं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। और बच्चों, एक्टिविटी सीरीज याद हो गई तो आदि मेटालर्जी अपने आप समझ आ जाएगी। फोटो 10, विस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों, आज केमिस्ट्री में रेसलिंग मैच होने वाला है, स्ट्रॉन्ग मेटल वर्सेस वीक मेटल। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से बाहर निकाल देती है। प्रयोग, अब स्क्रीन को ध्यान से देखो, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का हरा विलयन रखा गया है, उसमें जिंक की पट्टी डाली गई। अब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक बोला भाई हटो, अब यहाँ मैं रहूँगा। परिणाम, FeSO4 बदलकर ZnSO4 बन गया और आयरन बाहर निकल आया। रासायनिक समीकरण Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe। रंग परिवर्तन, FeSO4 का रंग हरा होता है, रिएक्शन के बाद विलयन रंगहीन हो जाता है।
फनी डायलॉग, मतलब बच्चों, रिएक्टिव मेटल हमेशा सीट छीन लेता है। एग्जाम पॉइंट, किसने किससे विस्थापित किया? जिंक ने आयरन को विस्थापित किया। और याद रखना बच्चों, एक्टिविटी सीरीज जितनी ऊपर उतनी ज्यादा ताकत। फोटो 11, आयनिक यौगिक, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब बच्चों, आज केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का खेल शुरू। सोडियम क्या करता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। समीकरण Na+++E- और बन जाता है Na+ यानी धनायन। मतलब सोडियम बोला, ले भाई मेरा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। समीकरण O+, 2E- O2- और बन जाती है O2- यानी ऋणायन। Na2O का निर्माण 2 सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और ऑक्सीजन उन्हें ले लेती है। फिर बनता है सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O। मुख्य कॉन्सेप्ट, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से आयनिक कंपाउंड बनता है। फनी डायलॉग, सोडियम बोला मैं डोनेट करता हूँ, ऑक्सीजन बोली मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एग्जाम पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कौन देता है? मेटल इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? नॉन मेटल। और बच्चों याद रखना, केमिस्ट्री में भी दोस्ती देने लेने पर चलती है। फोटो 12, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब चिल्ड्रन, आज समझेंगे आयनिक कंपाउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं। निर्माण, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। Mg2++ 2E- ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को लेती है। O+ 2E- और 2- और फिर बनता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है। मतलब बच्चों, ये आयंस एक दूसरे को ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे एग्जाम हॉल में बच्चा अपनी आंसर शीट पकड़ कर बैठता है। उच्च गलनांक। अब क्वेश्चन आता है, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आयंस के बीच आकर्षण बहुत स्ट्रांग होता है। बर्नर वाला कॉन्सेप्ट। अब नीचे बर्नर देखो, इतनी हीट देने पर भी कंपाउंड जल्दी नहीं टूटता। इजी ट्रिक, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बराबर हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम पॉइंट, Mg क्या बनाता है? Mg2+ ऑक्सीजन क्या बनाती है? O2- आयनिक कंपाउंड्स का गलनांक कैसा होता है? उच्च। और याद रखना बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग कंपाउंड। फोटो 13, पृथ्वी से कारखाने तक। अब बच्चों, आज हम निकल चुके हैं धरती के अंदर की एडवेंचर जर्नी पर। आज समझेंगे धातु आखिर धरती से निकलकर फैक्ट्री तक कैसे पहुंचती है। धरती के अंदर क्या छिपा है? अब स्क्रीन को ध्यान से देखो बच्चों, धरती के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन सभी सीधे काम के नहीं होते। खनिज, मिनरल्स। सबसे पहले समझो खनिज यानी मिनरल्स। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। मतलब बच्चों, धरती के अंदर नेचर का ट्रेजर बॉक्स छिपा हुआ है। अयस्क, ओर्स। अब आते हैं ओर्स पर। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभकारी तरीके से किया जा सके, उन्हें अयस्क कहते हैं। मतलब बच्चों, हर मिनरल और नहीं होता, जैसे हर स्टूडेंट टॉपर नहीं होता। कैंगैंग्यू। अब सबसे मजेदार नाम, कैंग्यू। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, बालू, पत्थर आदि अशुद्धियां, मतलब फ्री में मिलने वाला एक्स्ट्रा बोझ। आसान ट्रिक, यूजफुल पार्ट बराबर और वेस्ट पार्ट बराबर गैंग। रियल लाइफ एग्जांपल। अब सोचो बच्चों, अगर गोल्ड निकालना हो तो पूरा पहाड़ गले में पहन लोगे क्या? काम की चीज अलग करनी पड़ेगी ना। एग्जाम पॉइंट, खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व / यौगिक। अयस्क क्या है? जिनसे धातु लाभकारी तरीके से निकाली जा सके। कैंग क्या है? अशुद्धियां। और याद रखना बच्चों, माइनिंग मतलब धरती के अंदर छिपे ट्रेजर की खोज। फोटो 14, निष्कर्षण का क्रम। अब बच्चों आज समझेंगे इस मेटल एक्सट्रैक्शन का पूरा जर्नी मैप। पहला चरण अयस्क। सबसे पहले आता है ओर यानी अयस्क। यह कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर हो सकता है। दूसरा चरण ऑक्साइड में रूपांतरण। अब दूसरा स्टेप, अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, कार्बोनेट और सल्फाइड ऑनर्स को ऑक्साइड्स में क्यों बदला जाता है? क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन बहुत आसान होता है। मतलब बच्चों, साइंस भी शॉर्टकट पसंद करता है। तीसरा चरण अपचयन, रिडक्शन। अब आता है फाइनल स्टेप, रिडक्शन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। मतलब ऑक्सीजन हटाओ और प्योर मेटल पाओ। फनी एनालॉजी। अब सोचो बच्चों, जैसे आम छीलकर मैंगो शेक बनता है, वैसे ही और प्रोसेस होकर प्योर मेटल बनता है। एग्जाम पॉइंट, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, तीसरा स्टेप रिडक्शन। और याद रखना बच्चों, मेटलर्जी मतलब धरती से धातु निकालकर उसे हीरो बनाना। फोटो 15 ने धातुओं का शुद्धिकरण, विद्युत अपघटनी, परिष्करण। अब बच्चों, आज केमिस्ट्री बन चुकी है इलेक्ट्रिक फैक्ट्री। आज समझेंगे इम्प्योर मेटल को प्योर कैसे बनाते हैं। पूरा सेटअप समझो। अब स्क्रीन को ध्यान से देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना हुआ है।
इसमें 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड क्या है? आप बाईं तरफ देखो, एनोड पर अशुद्ध धातु लगी है, मतलब बच्चों ये डर्टी वर्जन है। कैथोड क्या है? दाईं तरफ देखो, यहाँ शुद्ध धातु की पतली पट्टी लगी है, यही कैथोड है, मतलब ये वीआईपी सीट है जहाँ प्योर मेटल जमा होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अब बीच वाला सॉल्यूशन, ये धातु लवण का जलीय विलयन है, मतलब लिक्विड में मेटल आयंस घूम रहे हैं। प्रोसेस में क्या होता है? अब सबसे मज़ेदार हिस्सा, इम्प्योर मेटल धीरे धीरे खुलता है, M+ आयंस सॉल्यूशन में जाते हैं और जाकर कैथोड पर जमा हो जाते हैं। मतलब बच्चों डर्टी मेटल अंदर गया और बाहर निकला हीरो वर्जन। अशुद्धियों का क्या होता है? अब बच्चों जो गंदगी होती है वो नीचे गिर जाती है, उसे कहते हैं एनोड मड। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कॉपर को शुद्ध करने के लिए यही मेथड इस्तेमाल होती है, मतलब आपके घर की वायरिंग तक में यही केमिस्ट्री काम कर रही है। को एग्जाम पॉइंट, इम्प्योर मेटल कहाँ लगाया जाता है? एनोड पर प्योर मेटल कहाँ जमा होता है? कैथोड पर बीच वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब मेटल का ब्यूटी पार्लर, फोटो 16, संक्षारण और मलिनता। अब बच्चों आज समझेंगे धातुएं बूढ़ी कैसे होती हैं। हाँ बच्चों, लोहे को जंग लगना, तांबे का हरा पड़ जाना, ये सब कोई मेकअप फेलियर नहीं है, इसे कहते हैं संक्षारण यानी कोरोशन। संक्षारण क्या है? अब स्क्रीन को ध्यान से देखो, धातुएं हवा और नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती हैं, मतलब बच्चों मेटल भी मॉइस्चर से परेशान हो जाते हैं। तांबे का मलिन बर्तन, अब इस कॉपर पॉट को देखो, एक तरफ चमकदार, दूसरी तरफ हरा हरा। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो एलियन अटैक लग रहा है। असली कारण, तांबे के बर्तन पर जल में उपस्थित पदार्थों की परत जम जाती है, जिससे बर्तन मलिन यानी डर्टी दिखने लगता है। समाधान, अब ध्यान दो बच्चों, नींबू या इमली का रस इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें एसिड होता है और एसिड उस जमी हुई परत से अभिक्रिया करके उसे हटा देता है। मतलब बच्चों लेमन बन गया कॉपर का फेस वॉश। रियल लाइफ कनेक्शन, घर में मम्मी कभी कभी तांबे या पीतल के बर्तन नींबू से साफ करती है ना, बस वही केमिस्ट्री यहाँ चल रही होती है। एग्जाम पॉइंट, संक्षारण किसके कारण होता है? हवा और नमी तांबे के बर्तन को किससे साफ करते हैं? नींबू या इमली। और याद रखना बच्चों, जंग लगना सिर्फ लोहे की प्रॉब्लम नहीं, पूरी केमिस्ट्री का ड्रामा है। फोटो 17, सुरक्षा ढाल। अब बच्चों आज सीखेंगे धातुओं को जंग से बचाने की निंजा टेक्निक्स। पेंट करके सबसे पहला तरीका, लोहे पर पेंट कर देते हैं। क्यों? ताकि हवा और पानी सीधे मेटल तक पहुंच ही ना पाए। मतलब बच्चों पेंट बराबर मेटल की रेनकोट, ओनियल या ग्रीस लगाकर। अब दूसरा तरीका, ग्रीस या ओनियल लगाया जाता है। मशीन्स में यही टेक्निक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मतलब बच्चों मेटल को मॉइस्चराइजर लगाया जा रहा है। गैल्वानाइजेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, इसे कहते हैं गैल्वानाइजेशन। जिंक ही क्यों? क्योंकि जिंक पहले रिएक्शन कर लेता है और आयरन को बचा लेता है। मतलब जिंक बोला भाई डैमेज मैं ले लूँगा। फूड कैंस में टिन क्यों? अब ध्यान देना, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की कोटिंग नहीं की जाती, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए टिन की कोटिंग की जाती है मिश्र धातु एलॉय। अब आते हैं एलॉयस पर। दो या दो से अधिक धातुओं या धातु प्लस अधातु के समांगी मिश्रण को एलॉय कहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, गर्म पानी की टंकी कॉपर की बनाई जाती है, स्टील की नहीं, क्योंकि कॉपर गर्म जल से आसानी से अभिक्रिया नहीं करता। फनी डायलॉग, एलओए मतलब साइंस की टीम वर्क, एक मेटल अकेला वीक, तो मिल गए तो सुपर हीरो बन गए। एग्जाम पॉइंट, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? एलओए। और याद रखना बच्चों, जंग से बचना है तो मेटल को सुरक्षा कवच देना पड़ेगा। फोटो 18, अम्लराज एक्वारेजिया। अब बच्चों आज मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के सबसे डेंजरस लिक्विड से। नाम सुनो, एक्वारेजिया यानी अम्लराज। अब बच्चों ये कोई मार्वल विलेन नहीं है, लेकिन ताकत ऐसी कि गोल्ड तक को घोल दे। सुनार वाली कहानी। अब इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक सुनार पुरानी सोने की चूड़ियों को एक विशेष विलयन में डालता है। चूड़ियाँ चमकने लगती हैं, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। अब बच्चों यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। एक्वारेजिया क्या है? अब स्क्रीन को ध्यान से देखो। एक्वारेजिया एक मिश्रण है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 का अनुपात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका अनुपात होता है 3:1, मतलब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3।
गुणधर्म आप सुनो इसकी असली ताकत। यह अत्यंत संक्षार कॉरोसिव होता है और इतना पावरफुल कि गोल्ड और प्लैटिनम जैसी धातुओं को भी खोल सकता है। फनी डायलॉग। अब सोचो बच्चों, जिस गोल्ड को देखकर लोग लॉकर खरीदते हैं उसे ये लिक्विड आराम से खोल देता है। अकेला एसिड क्यों नहीं? अब क्वेश्चन आता है, अकेला HCl गोल्ड को क्यों नहीं खोलता? अकेला HNO3 क्यों नहीं खोलता? क्योंकि दोनों मिलकर स्पेशल रिएक्शन करते हैं, तभी गोल्ड खुलता है। एग्जाम पॉइंट। एक्वा रेजिया एक इन अम्लों का मिश्रण है। HCl और HNO3 अनुपात कितना होता है? 3:1। पावरफुल एंडिंग। और याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री सिर्फ किताब नहीं है, ये दुनिया की हिडन सुपर पावर है। जिस लिक्विड से गोल्ड तक डर जाए, सोचो उसकी ताकत कितनी होगी।